सोलो चौपाटी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एंड ओवर हेयर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड दैट इज चेन ऑफ कस्टडी। ठीक है, तो होता क्या है चेन ऑफ कस्टडी? ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, जनरली तो चेन ऑफ कस्टडी होता है जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल तो प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर उसके बाद आपने क्या करा, उसका प्रोसेसिंग करा, पैकेजिंग करा, ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। या फिर कहीं से जैसे यहाँ से प्रोड्यूस हुआ वो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोड्यूस करने के बाद आपने उसकी प्रोसेसिंग करी, ठीक है, प्रोसेसिंग करी, पैकेजिंग करी, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट करा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो चला गया होलसेलर के पास, ठीक है, ठीक है। तो इसी हम पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक चेन बन रही है ना ये। अब कस्टडी का मतलब क्या है यहाँ पे, ये तो हो गया एक चेन, ठीक है। कस्टडी का मतलब हो गया कि जो हर एक स्टेप पे जो 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 हमारा इंटाइटी इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट हो गया, यहाँ पे हमारा पैकेजिंग यूनिट हो गया, यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट यूनिट हो गया, यहाँ पे हमारा सेल यूनिट हो गया। तो इन सभी को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट एकदम एश्योर्ड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, कोई सी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कस्टडियन होना चाहिए कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक स्टेप पे कि ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ना कर दे जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाए। ये हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो हम देखेंगे चेन कस्टडी। देखो इसमें सिंपल इतना ज़्यादा नहीं आने के चांसेस हैं। इसमें सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज चेन ऑफ कस्टडी, क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, और IFOM की गाइडलाइंस क्या हैं ऑन सर्टिफिकेशन स्कोप एंड चेन ऑफ कस्टडी पे, और NPOP की गाइडलाइंस क्या हैं चेन ऑफ कस्टडी पे। तो इनमें से आपको दोनों में से कोई एक पे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें से। तो सिंपली देखते हैं हम चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, ठीक है। तो देखो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, सिंपली याद रखना, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक बहुत सारी स्टेजेस, बहुत सारे स्टेप्स कवर करके आता है वो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है डायरेक्टली कि डायरेक्टली प्रोड्यूस हुआ और डायरेक्टली आपको मिल गया आके, ठीक है। तो बीच में बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, उसकी स्टोरेज होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, देन कंज्यूमर के पास जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन से कंजप्शन में जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं जो भी प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक है। तो ये एक इंटायर चेन की तरह काम होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ होती हैं बीच में, और एक चेन की तरह काम करती हैं, ठीक है, इन एन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिस्टम में। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं हर एक स्टेप पे, यानी हर एक स्टेज पे जो जो एक्टिविटी हो रही हैं या जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, इनको मॉनिटर करना और इनको सर्टिफाई करना किसके द्वारा, किसी एक सर्टिफिकेशन बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ज़रूरी क्यों हो जाता है, ताकि जो भी क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। जो क्वालिटी है हमारी वो क्या रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए। उस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है और सर्टिफाई किया जाता है हर एक जो भी स्टेप जो बीच में आ रहे हैं, जो भी चेन के अंदर स्टेप फॉलो हो रहे हैं। और इनको करता कौन है, सर्टिफाई और मॉनिटर, ये किए जाते हैं बाई एन एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी, ठीक है। हर एक स्टेप का अपना कोई नॉर्म्स होता है, बेंचमार्क होता है, यानी नॉर्म्स मीन्स हर एक स्टेप जो होगा ना, जैसे प्रोडक्शन पे इनको भी कुछ नॉर्म्स स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। स्टोरेज यूनिट वालों को कुछ अलग से करने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट वालों को भी करने पड़ेंगे, होलसेलर को भी करने पड़ेंगे, स्टोरेज यूनिट को भी करने पड़ेंगे कि ऐसे स्टोरेज नहीं करनी है आपको, ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है जब भी आप किसी प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी को हम बोलते हैं चेन ऑफ कस्टडी, कि हर एक स्टेप पे अपने कुछ नॉर्म्स एंड बेंचमार्क्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिनका एम क्या होता है, टू टर्निंग इट इनटू अ क्वालिटी प्रोडक्ट। मेन एम ही यही है कि हमें एंड तक जब हम कंज्यूमर तक कोई कंजप्शन करेंगे किसी प्रोडक्ट की, तो वो हमारे पास जो प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। इसी प्रैक्टिसेस को, यही जो प्रैक्टिसेस हैं कि मॉनिटर करना, सर्टिफाई करना, जो भी हर एक स्टेप हो रहा है जब भी प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक कोई चीज़ जा रही है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं चेन ऑफ कस्टडी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको पता चल गया हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हर एक स्टेप पे कस्टडियन होता है, ठीक है, जो कि कंप्लाइंस ऑफ सच स्टैंडर्ड्स एट ईच स्टेप, जो कि हर एक स्टेप पे कुछ उसको स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना पड़ता है, ठीक है। अब कहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन बिल्ड ट्रस्ट। अब देखो हमारा जो ट्रस्ट है वो कैसे होता है, कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी अच्छी है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें अच्छे कैसे ज़्यादा चलती है, पहली बात तो अगर उस पर कोई ट्रेडमार्क लगा हुआ है, कोई लोगो लगा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा।
जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट पे एग मार्क लिखा रहता है, FSSAI का लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, ISO करके लिखा रहता है समथिंग 9001 करके ऐसे करके। तो इन चीज़ों से हमें पता चल सकता है कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अश्योर हैं, जेन्युइन हैं, जो खाने के लायक हैं और एकदम जो क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और ये जो सारे काम है ये कौन करता है, यानी जो सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, या फिर सर्टिफिकेट अगर उन पे होगा, उन पे अगर लोगो लगा हो, ठीक है। उन्हें क्या फिर कहता है कि राइजिंग कस्टमर अवेयरनेस अबाउट फूड सेफ्टी एंड ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी रीइंफोर्स द नीड ऑफ स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी विजिलेंस, यानी चौकस होने चाहिए, यानी चौकन्ना होके जो भी सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो अगर किसी को सर्टिफिकेट दे रही है तो उसको ये पहली चीज़ें जो है वो नोट करनी चाहिए कि जो कंपनी को हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या ये सारी जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर कहता है क्वालिटी इंश्योरेंस हैज़ टू बी इंश्योर्ड एट डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है, जैसे फार्मर फील्ड पे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा कि हर एक स्टेप पे हमें क्वालिटी इंश्योर करनी है। जैसे फार्मर जो है फील्ड वो कहीं केमिकल यूज़ ना करे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। वो फार्मर पे फील्ड पे पेस्टिसाइड यूज़ तो नहीं हो रहे, फर्टिलाइज़र यूज़ तो नहीं हो रहे, ये सभी। अगर फर्टिलाइज़र ये यूज़ हो रहा होगा तो क्या हम उसको सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफाई करेंगे उसके प्रोडक्ट को? नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग यही कहता है ना। स्टोरेज पॉइंट पे, प्रोसेसिंग पॉइंट पे पैकिंग हो रही है यहाँ पे उसकी, कमीशन एजेंट अगर कोई है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया जैसे, होलसेलर हो गए जैसे, ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गया और रिटेलर्स हो गए, ठीक है। तो हर एक स्टेप पे क्या किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो इंश्योर की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, द इंस्पेक्शन एंड द सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो शैल नॉट इशू, वो किसी ऐसे अरे गहरे को लाइसेंस नहीं दे देगी, ठीक है, कि आप जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचो, अनलेस जब तक कि चेन ऑफ कस्टडी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो अश्योर नहीं है। यानी जब तक चेन ऑफ कस्टडी अश्योर नहीं है, यानी हर एक स्टेप जो फॉलो हो रहा है, यानी कमीशन से लेके होलसेलर यानी फार्मर से लेके स्टोरेज से लेके हर एक जो स्टेप फॉलो हो रहा है, जब भी कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक यानी बनने से लेके बेचने तक जाता है, तब तक हम उसको जो है वो लाइसेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें पता है कि चेन ऑफ कस्टडी फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि हर एक स्टेप जो है वो जब तक सर्टिफाइड नहीं होगा तब तक हम उसको लाइसेंस नहीं देंगे। हर एक स्टेप अगर सर्टिफाइड है इट मीन्स चेन ऑफ कस्टडी फॉलो हो रहा है, इसी को हम चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। और जो हमारी प्रोडक्ट जो है उसकी जो चेन ऑफ कस्टडी है वो अश्योर्ड है, हमें पता है कि सर्टिफाइड है हर एक स्टेप, जो भी कंपनी हमें डिलीवर करेगी प्रोडक्ट वो सर्टिफाइड है भाई, उस पर हम जेन्यून है, उस पर बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस अप्रोच ऑल द स्टेप्स इन द प्रोडक्शन चेन हैव टू बी सर्टिफाइड बाय एन एक्रेडिटेड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन लेड इन NPOP, यानी ये था हमारा नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। तो इसके द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है। और ये जो सारा काम कर रहा है, ये स्टेप्स जो प्रोडक्शन से लेके जो आगे तक हो रहे हैं, ठीक है, इनको सर्टिफाई कौन कर रहा है या होने चाहिए बाई एक्रेडिटेड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। और नाम्स और स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही अपना दे दो कोई स्टैंडर्ड बना के, वो कि जो NPOP के द्वारा दिए गए। उसके बाद आपको चेन ऑफ कस्टडी एंड रेलिवेंट गाइडलाइन आपको पढ़ के जाना है। डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया, देखो जो भी रेलिवेंट स्टेप होते हैं प्रोडक्शन से लेके, जैसे ग्रोइंग, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, है ना, प्रोसेस करा, हैंडलिंग, स्टोरेज और रिलेटेड जो भी प्रोसेस एक्टिविटीज़ हो रही ये शुड भी इंस्पेक्टेड होने चाहिए और इनको सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर एक भी स्टेप सर्टिफाइड नहीं है बीच में तो हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे, ठीक है, कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करो। तो ये सारी गाइडलाइंस कहाँ लिखी गई हैं? सेक्शन 4 ऑफ NPOP, ठीक है। फिर कस्टडियन 1 पे कौन होता है? जैसे फार्मर, जहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वो जो है वो नॉर्म्स स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करेगा ना, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है वो प्रोडक्शन करेगा उसकी, ठीक है। द थर्ड पार्टी जो है वो सर्टिफाई करेगी डिफरेंट ऑपरेशंस एज पर NPOP स्टैंडर्ड के हिसाब से। जैसे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या, फार्मर लेवल पे यानी प्रोडक्शन लेवल पे, जैसे लैंड को प्रिपेयर करना है, क्रॉप की वैरायटी सिलेक्शन करनी है, सॉइल को मैनेज करना है, वीड को मैनेज करना है, पेस्ट मैनेज करना है, डिजीज मैनेजमेंट करना है, हार्वेस्ट करना है। अब होगा कैसे ये सारा चीज़ें, ये सर्टिफाई कैसे होगा? तो सर्टिफाई वैसे होगा, इंस्पेक्टर आएगा,
इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, वो देखेगा कि किसान जो है वो लैंड को प्रिपेयर कैसे कर रहा है, यानी जो ऑपरेटर है वो लैंड की प्रिपरेशन कैसे कर रहा है, वो टूल कौन से यूज़ कर रहा है, कहीं वो वाले टूल यूज़ तो नहीं कर रहा है जो नॉन ऑर्गेनिक में यूज़ कर रहा है, क्रॉप की वैरायटी कौन सी सिलेक्ट कर रहा है, सॉइल को मैनेज कैसे कर रहा है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट यानी उसकी इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो कैसी है, वीड का मैनेजमेंट यानी अनवांटेड अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है उसको कैसे वो कर रहा है, रिमूव कैसे कर रहा है, उसके साथ कैसे डील कर रहा है, पेस्ट जो आ रहे हैं जो क्रॉप को डैमेज करते हैं उनको कैसे मैनेज कर रहा है, डिजीज़ कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्पेक्टर जो है वो नोटिस करता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसलिए मैंने 4th यूनिट पहले लाया, जिसमें हमने देखा था वो चेकलिस्ट, ठीक है। फिर आ जाएगा कस्टडियन नंबर 2, ये होता है हमारा प्रोसेसर्स होते हैं। प्रोसेसर, अब देखो प्रोडक्शन तो कर दी उसने, अब होगी हार्वेस्टिंग के बाद क्या होगी, क्रॉप जो है वो कस्टडियन कौन होता है, प्रोसेसिंग करता है, जो कि उसको पैक करेगा, है ना, धोएगा, पैक करेगा, प्रोसेसिंग करेगा उसकी। तो यहाँ पे भी ये कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे ऑर्गेनिक के हिसाब से होने चाहिए, एनपीओपी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है, और एनपीओपी की गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको इंग्रेडिएंट कौन सा यूज़ करना है, कौन सा इंग्रेडिएंट आप ऐड कर सकते हो प्रोसेसिंग के टाइम, इक्विपमेंट आप कौन सा यूज़ करना है, सैनिटेशन सफाई का ध्यान रखना है, स्टोरेज आपको जब करनी है तो वो कहाँ करनी है, आपका यूनिट कैसा होना चाहिए, आप जो है वो स्टोरेज जो कर रहे हो ऑर्गेनिक की वो नॉन ऑर्गेनिक के साथ नहीं होनी चाहिए, पैकेजिंग कर रहे हो तो प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए, ठीक है, कोई केमिकल नहीं ऐड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी, यानी जो प्रोसेसर होगा सेकंड कस्टडियन लेवल पे। तो ये भी कौन कैसे करेगा, इंस्पेक्टर करेगा इंस्पेक्शन के टाइम पे। कस्टडियन नंबर 3 होलसेलर होता है, कमीशन एजेंट जो हमारे आते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको, ठीक है। अब क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो होलसेलर होते हैं, होलसेलर किसको बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारा सामान होता है, वो अपने गोडाउन के अंदर भर भर के रख देता है, और जब भी प्राइस हाई होता है तो उसको बाहर निकालता है, जैसे लॉकडाउन में होता कोविड-19 में, ठीक है। तो इन द सेम वे में जब भी प्राइस जो है वो अच्छा होगा वो मार्केट में निकालेगा। एंड वाइल स्टोरिंग एनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि आपने ऐसे फेंक दिया प्रोडक्ट जो है वो अंदर गोडाउन में, वहाँ पे चूहे लगे हैं, इंसेक्ट्स आ रहे हैं, पानी का वो है, फंगस की ग्रोथ हो चुकी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी जब आप उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रख रहे हो, जो होलसेलर है, जैसे स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, शिपिंग, ठीक है। आप जहाँ पे स्टोर कर रहे हो अपने वेयर हाउस में, जब ट्रांसपोर्ट करोगे, जब उसकी शिपिंग करोगे, ठीक है। तो चेन ऑफ कस्टडी हम बात करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे देखो ये तो आ जाएगा हमारा कहाँ, फर्स्ट लेवल पे, ठीक है, यानी प्रोसेसिंग, सॉइल मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट। फिर आपने कर दिया ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्ट बन गया हमारा। 4 टाइप की कस्टडियन चेन बनती है हमारी। देखो पहली बात तो आपने सीधा प्रोड्यूस करा, उसको हार्वेस्ट करा, सीधा कंज्यूमर के पास भेज दिया, यानी यहाँ पे वीट लगाई, वीट को हार्वेस्ट करा, सीधा काटा और बेच दिया कंज्यूमर को, ठीक है। लेकिन ये जो है वो क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। ये जो हर एक स्टेप पे, जैसे हार्वेस्टिंग करने के लिए जो टूल करोगे, ये सर्टिफाइड टूल होने चाहिए, यानी ऐसे नहीं है कि जो नॉन यानी केमिकल वाले टूल्स हैं वो आप यूज़ कर रहे हो, इन्फेक्टेड टूल यूज़ कर रहे हो, या इन्फेस्टेड जिसको बोलते हैं हम, सीधा कंज्यूमर के पास। सेकंड आ जाता है कि प्रोडक्ट करा, हार्वेस्ट करा, मार्केट में गया, यानी होलसेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास। फिर आपने करा, हार्वेस्ट करा, प्रोसेस करा, प्रोसेसिंग करी, पैकेजिंग करी, वेयर हाउस में गया, ट्रांसपोर्ट करा, फिर कंज्यूमर के पास। या फिर आपका हार्वेस्ट करा, फिर आपका ट्रेडर के पास गया, ट्रेडर ने उसको स्टोर करा, और स्टोर तब तक करा जब तक प्राइस उसके सही ना हुए, जब प्राइस सही हुआ तो शिप कर दिया, मार्केट में बेचा और कंज्यूमर ने ले लिया, यानी रिटेलर के पास गया। बस ये चार्ट बना देना आप, जब आपको आ जाएगा चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना कि जो भी स्टेप हमारा हो रहा है ना, जैसे प्रोसेसर हो रहा है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये सारे के सारे सर्टिफाइड होने चाहिए बाई इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ तक आप होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये चेन आप ऐसे करके 4 टाइप्स के बना सकते हो कि एक तो डायरेक्टली हो गया, हार्वेस्ट करा सीधा कंज्यूमर के पास, एक तो हार्वेस्ट करा, मार्केट रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को बेचा, या तो प्रोसेस करा, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोर, वेयर हाउस के पास गया, यानी किसके पास गया हमारा, होलसेलर के पास, फिर ट्रांसपोर्ट करा, फिर कंज्यूमर के पास। तो या फिर ट्रेड, स्टोरेज, शिपमेंट, मार्केट, एंड देन ये हमारे से बेस्ट जो होती है ये वाली जो आपको मैंने ऊपर समझाया, ठीक है, चेन नंबर 4 जो कि फॉलो होती है जनरली।
देखो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली आप अब आपने इतनी बड़ी आपकी ज़मीन है और डायरेक्टली आपने हार्वेस्ट करा और सीधा कंज्यूमर को बेच दिया, ऐसे तो आपको कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला ना। और इतना सारा रिसोर्स आप कैसे बेचोगे, इसके लिए आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। लेकिन ये वाली जो लास्ट वाली है, इसमें क्या होता है कि ट्रेडर आपसे खरीद लेता है, फिर वो अपने हिसाब से स्टोर करके रखता है। जब उसको लगता है कि अभी प्राइस सही है बेचने वाला, वो फिर शिप करेगा मार्केट में, रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर जो है वो आके जाके उसको कंज्यूमर को बेच देगा। उसके बाद ये कुछ IFOM की गाइडलाइन है कि सर्टिफिकेशन स्कोप पे और चेन ऑफ कस्टडी पे, ठीक है। कहता है कि जब भी हम सर्टिफिकेशन देंगे, ठीक है, वो किसी एक डिटर्मिनेशन के बेस पे होनी चाहिए, ठीक है, और वो पब्लिश स्टैंडर्ड जो भी करे हुए हैं उनके बेस पे होना चाहिए। और हर एक जो भी स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो सारे के सारे फॉलो होने चाहिए हर एक प्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है, या हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी सर्टिफाइड में, यानी प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक जो भी स्टेप आ रहे हैं उनको हर एक को सर्टिफाइड होना चाहिए। The certification body shall not issue any license to use its certification mark या issue any certification for any product unless it has assured the chain of custody of the product, कि जब तक वो अश्योर नहीं करता है तब तक हम उसको सर्टिफिकेशन नहीं देंगे, लाइसेंस नहीं देंगे कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचे। कब तक? जब तक कि वो चेन ऑफ कस्टडी अश्योर नहीं करता है। चेन ऑफ कस्टडी मीन्स हर एक स्टेप जो फॉलो हो रहा है प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमशन तक, उन पे सर्टिफाइड ना हो, ठीक है। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो हम नहीं देंगे भाई लाइसेंस। अगर वो हर एक स्टेप सर्टिफाइड है तो इट मीन्स हम दे देंगे, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, ठीक है। और प्रोसीजर क्या क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्निशन शैल बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। द सर्टिफिकेशन बॉडी शैल मेंटेन अ फॉर्मल रजिस्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन बॉडीज़ एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम जो ऑपरेट करती है वो। और बाकी इसमें पीरियडिक रिव्यू होना चाहिए रजिस्टर का, ठीक है, अपडेटेड होना चाहिए जब भी ज़रूरत पड़े। एंड उसके बाद ये लिखा है चेन ऑफ कस्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड प्रोसेस्ड पैकेज शुड गेट सर्टिफाइड। ये देखो हर एक जो भी एंटाइटी आ रहा है चेन ऑफ कस्टडी में वो क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। सिंपली आप इतना याद रखो, प्रोडक्शन कर रहा है चाहे वो प्रोसेस कर रहा है, चाहे वो पैक कर रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेशन बॉडी शेल कंडक्ट रिस्क असेसमेंट। जो है वो रिस्क असेसमेंट क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट स्टोर करा हुआ है तो उसका रिस्क कितना हो सकता है भाई। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोडेंट्स हैं, बहुत सारे चूहे हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो फंगस हैं, वो डिजीज़ काज कर सकते हैं ना, फूड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेश इंस्पेक्शन जो है वो फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे, ताकि जो हमारी ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी है वो बनी रहे, ठीक है। तो ये बहुत लंबी लंबी लाइनें लिखी रखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको सुनना है सिर्फ। और कहता है कि सर्टिफिकेशन बॉडी शैल रिक्वायर दैट जो पार्टी ओन कर रही है प्रोडक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बेचा, आप ट्रेडर हो, ट्रेडर को बेचा मैंने, ठीक है, मैं प्रोड्यूसर था, मैंने ट्रेडर को बेचा, तो ये सर्टिफिकेशन एजेंसी को जो है वो अश्योर करना है कि जो ट्रेडर है वो मेंटेन रख रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, कि ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी बनी रहे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में, ठीक है। समझ आई? ये जो ट्रेडर है इसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अब इसकी ख़त्म होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं प्रोडक्ट को अच्छे से स्टोर करके रखूँ, प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से रखूँ, ठीक है। उसके बाद NPOP की गाइडलाइंस कुछ इंपॉर्टेंट है, आप चाहे उसके ऊपर वाले की छोड़ देना, ठीक है। गाइडलाइंस NPOP की गाइडलाइन कहती है चेन ऑफ कस्टडी पे कि द रेलिवेंट स्टेप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ चेन कस्टडी हैव इन डिटेल इन सेक्शन 4 ऑफ NPOP डॉक्यूमेंट। कुछ हाईलाइट दे रखी है कि फार्म प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है, पैक्ड प्रोडक्ट स्टोरेज फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए। तो हर एक स्टेप जो होता है हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इंस्पेक्टेड होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्टर जाएगा, इंस्पेक्ट करेगा, फिर उसके बाद आपको सर्टिफाई करके आएगा। और एटलीस्ट वंस होना चाहिए एनुअली, मतलब 1 साल के अंदर एक बार। दिस मीन्स दैट नॉट ओनली द फार्मर बट आल्सो द स्टोरेज यूनिट, द प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग, शिपमेंट, ये भी इंस्पेक्ट होने चाहिए। मैंने आपको कब से बताता आ रहा हूँ कि हर एक चीज़ की इंस्पेक्शन होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट ये भी होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन सेल करता है प्रोडक्ट को, ठीक है, शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए वो भी, ठीक है। उसके बाद
पैक्ड प्रोडक्ट की बात करें तो पैकिंग करते समय भी हमें इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एजेंसीज आर नॉट ओब्लाइज टू हैव अ सिस्टम फॉर इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्ट दैट आर फर्दर हैंडल्ड आफ्टर बीइंग पैक्ड इन द फाइनल कंज्यूमर पैकेज। जो जब कंज्यूमर के पास चला जाएगा तो उसके बाद नहीं होगा इनके पास, ठीक है। आफ्टर इशूइंग ऑफ ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट। अगर कहीं पे स्टैंडर्ड या फिर जो भी नॉर्म्स थे अगर वायलेट होते हैं तो ये एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्टोरेज फैसिलिटी। तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्टोरेज द प्रोडक्ट पैकिंग प्रीवेलिंग स्टोरेज प्रोजेक्टिस, जिसको फ्यूमिगेशन बोलते हैं हम, लेंथ ऑफ स्टोरेज कितनी होगी, इंस्पेक्शन वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कहीं 3 साल हो गए किसी प्रोडक्ट को वहाँ पे स्टोर करे हुए और वो सड़ गया है, उसको बाद में बेचा जा रहा है, ठीक है। और इनको ये मैंने आपको बता दिया रिस्क असेसमेंट भी कंडक्ट करनी है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट इसका भी होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है ट्रांसपोर्ट इज नॉर्मली नॉट सर्टिफाइड एज सच बट रिमेन अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। तो ये इनकी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नॉर्मली सर्टिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि जब भी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो तो वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। चेन ऑफ कस्टडी लास्ट में आ जाएगा। और हर एक कहते हैं कि इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन बॉडी शेल नॉट इशू एनी लाइसेंस टू द यूज़ इट्स सर्टिफिकेशन मार्क और इशू एनी सर्टिफिकेट फॉर एनी प्रोडक्ट अनलेस, वो मैंने आपको बता दिया कि जब तक वो एश्योर नहीं करता है चेन ऑफ कस्टडी तब तक हम किसी को लाइसेंस नहीं देंगे, ठीक है। और ड्राफ्ट ये हो गया हमारा, ठीक है, एज पर द नेशनल, ये हमारा हो गया। तो इसी के साथ आपको ये इतना ही करना है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट्स फॉर चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं कि आपको अगर चेन ऑफ कस्टडी के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, तो फॉर गेटिंग अ चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन चाहिए, मतलब आपको अगर चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, जैसे ट्रेडर हो गए, होलसेलर, जो भी स्टेप्स बीच में फॉलो हो रहे थे, जैसे ट्रेडर था हमारा, होलसेलर था हमारा, रिटेलर था हमारा, प्रोसेसर था, तो उनको अपना टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एविडेंस देना पड़ेगा ऑफ अ कंप्लीट एंड अनब्रोकन चेन ऑफ कस्टडी। उनको देना पड़ेगा कि हाँ हमारा एक प्रॉपर जो है वो प्रोड्यूसर है, हमारा एक प्रॉपर ट्रेडर है, हमारा एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टर है, प्रॉपर जो है वो हमारा आगे जाके होलसेलर होगा, आगे हमारा रिटेलर होगा, ठीक है। ये उसको बताना पड़ेगा कि हमारी ये प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी है, या फिर जो भी हमारी कंपनी है वो प्रॉपरली सर्टिफाइड है, ठीक है। देखो कस्टडी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट टू दी सेल पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्शन से लेके सेल पॉइंट तक हमारे पास प्रॉपरली सर्टिफाइड हैं प्रोडक्ट। फिर चेन ऑफ कस्टडी क्लाइंट जो है यानी प्रोसेसर मस्ट एम्प्लाई विद द रेलिवेंट पार्ट सेक्शन एंड इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मार्क ऑन द प्रोडक्ट। एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जो एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है सर्टिफिकेशन के लिए यानी चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन के लिए, उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है। सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल, जैसे एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक, ओरिजिन, ऑर्गेनिक स्टेटस क्या है उनका, ठीक है, प्रोपोर्शनल वेट कितना होगा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, प्रोसेसिंग लॉसेस वेस्टेजेस कितनी हो रही है, सबके बारे में डिटेल देना। पैकिंग मेथड का कौन सा यूज़ करते हैं, पैक साइज़ क्या होगा, मीन ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं, वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में फुल डिस्क्लोजर देना यानी डिस्क्रिप्शन देना। डिटेल ऑफ प्रपोज्ड लेबलिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट, जो बाहर लिखा हुआ है, होता है ना बाहर लिखा हुआ है कि इसमें इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल, वेयर हाउसिंग के बारे में डिटेल, प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ऑपरेशन प्लांट इक्विपमेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना। क्लियर इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एट द सेम साइट एज टू हाउ ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर टू बी सेग्रीगेटेड एंड आइडेंटिफाइड। तो उसके बारे में भी देना कि कैसे नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक से सेग्रीगेट यानी सेपरेट किए जाते हैं और आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। डिटेल ऑफ ऑल क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स, कि कैसे आप पेस्ट का कंट्रोल करते हो। मटीरियल इन यूज़, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पेस्ट कंट्रोल मेजर, जैसे टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कब आपने अप्लाई करा, डेट के साथ, मटीरियल कौन सा यूज़ करा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस, ठीक है, समझ आ गई। तो इसमें मैंने बताया कि पहले तो आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना है, पैकिंग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो, साइज़ क्या है आपका, कैसे प्रिजर्व कर रहे हो प्रोडक्ट को, उसके बारे में भी बताना, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कहीं केमिकल यूज़ तो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर लेबल करना उनके बाहर, ठीक है। ऑर्गेनिक कंटेंट लिखना उसके बाहर कि क्या क्या ऑर्गेनिक उसके बीच में पाया जाता है,
जैसे कोई पैक है, पैक के अंदर क्या क्या चीज़ें, जिस चिप्स खाते हो चिप्स के बाहर लिखा होता है ना एनर्जी इतनी KCl, वैसे करके ऑर्गेनिक कंटेंट लिखना, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देना। ट्रांसपोर्ट के बारे में, वेयर हाउसिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट कौन से हैं, तो ये सारा आ जाएगा हमारा। उसके बाद सम अप करने की ज़रूरत नहीं है। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, ऑल रेलिवेंट स्टेप्स इन द प्रोडक्शन चेन इंक्लूडिंग ग्रोइंग से लेके एंड तक, ठीक है, और ये चेकड किए जाते हैं और सर्टिफाइड किए जाते हैं एज अप्रोप्रिएट। और ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी क्या होती है कि जो ऑर्गेनिक है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। क्वालिटी जो है हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वो सस्टेन रहनी चाहिए, और एडहेरेंस टू द ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक। ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में आपने उसमें मिक्स कर दी, कि कुछ उसमें चेंजेस आ गया, केमिकल ऐड कर दिए भाई। शुरू में तो बेचारा ऑर्गेनिक ही था, लेकिन बाद में कोई केमिकल यूज़ कर दिया फॉर प्रिजर्वेशन, फॉर अडल्ट्रेशन डाल दी उसमें, ठीक है। इंग्रेडिएंट होते हैं सामान, ठीक है, और प्रोसेस्ड एड्स जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अ सब्सटेंस आर मटेरियल नॉट कंज्यूम्स एज अ फूड इंग्रेडिएंट बाई सेल्फ बट यूज टू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। देखो प्रोसेस्ड एड क्या होती है, एड होती है सहायता, प्रोसेसिंग करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसको खाते तो नहीं हैं हम, लेकिन जैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट इज़ प्रोसेसिंग एड्स। तो दैट्स ऑल विथ टुडे द सेकेंड यूनिट, एंड ये था हमारा चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है, IFOM की गाइडलाइंस क्या है, इंपॉर्टेंट है। NPOP की गाइडलाइन कर लेना बहुत आसान है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या है कि चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। बस ध्यानपूर्वक सुनो और अच्छे से करके आओ, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, सिंपल क्लियर लैंग्वेज में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।